मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं सभी को एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ कि कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण आज हमारे कार्यालय के प्रभारी अधिकारी श्रीमती जेनिफर लिंगदो यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, हिंदी हमारा स्वाभिमान है, देश की पहचान है, ये न समझो तुम हिंदी बोलने में अपमान है। हिंदी से हिंदुस्तान है, हिंदी से भारत महान है। यहाँ पर उपस्थित आज की मुख्य अतिथि वक्ता महोदया श्रीमती असित कमल जी, वरिष्ठ हिंदी अधिकारी महानिदेशालय आसाम राइफल्स एवं सदस्य सचिव नराकाश शिलोंग एवं डॉक्टर विक्रमजीत सिन्हा वैज्ञानिक ई व राजभाषा अधिकारी, डॉक्टर उत्तम सेकिया वैज्ञानिक डी, डॉक्टर डिमोस खिनरियम वैज्ञानिक डी, श्री असीम विपिन मितई, श्री भास्कर सेकिया सहायक पुराणी वैज्ञानिक और अन्य सभी मेरे प्रिय सहायक कर्मियों, आप सभी का आज की इस कार्यशाला में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आप सभी अच्छी संख्या में यहाँ पहुंचे हो और मुझे यह बताने में बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि 26 जून 2025 को राजभाषा विभाग की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और राजभाषा विभाग द्वारा 26 जून 2025 को दिल्ली में राजभाषा विभाग स्वर्ण जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया जाएगा। और इसी उपलक्ष्य में आज की हमारी हिंदी कार्यशाला का विषय है राजभाषा नीति एवं कार्यान्वयन। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि को थोड़ा हमारे कार्यालय के बारे में बताना चाहता हूं कि भारतीय पुराणी सर्वेक्षण की स्थापना 1 जुलाई 1916 को सर्वेक्षण, अन्वेषण व अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, जिसे तत्कालीन ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के असाधारण समृद्ध जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई। आज पूरे भारत में 16 क्षेत्रीय केंद्र है और 300 से भी ज़्यादा वैज्ञानिक अपनी पूरी मेहनत से अनुसंधान और विकास कार्य में लगे हुए हैं और देश का मान सम्मान व गौरव को बढ़ा रहे हैं। और इन 16 क्षेत्रीय केंद्रों में शिलोंग प्रथम वह केंद्र था जिसको 1959 में खोला गया था। तो ये एक संक्षिप्त विवरण था हमारे कार्यालय के बारे में। और अब मैं आग्रह करूंगा श्रीमती असित कमल जी से कि वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सबसे पहले श्रीमती असित कमल जी। धन्यवाद श्री प्रवेश जी। मान्यवर मंच पर अतिथिगण, उसमें सदस्य सचिव एवं नराकाश के महोदया श्रीमती असित कमल जी का तथा मंच पर उपस्थित हमारे राजभाषा अधिकारी डॉक्टर विक्रमजीत सिन्हा वैज्ञानिक एवं डॉक्टर उत्तम सेकिया वैज्ञानिक डी एवं डॉक्टर डिमोस खिनरियम वैज्ञानिक डी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और आप सभी मेरे प्यारे साथीगणों को नमस्कार। आज की हिंदी कार्यशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसे आज की हिंदी कार्यशाला का विषय राजभाषा नीति एवं क्रियान्वयन से संबंधित है। हिंदी केवल हमारे लिए एक भाषा ही नहीं है, इसी से हमारी पहचान है, संस्कृति की, हमारी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का एक माध्यम है। राजभाषा नीति को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा सभी कार्यालयों को निर्देशित किया गया है। इसी के उपलक्ष्य में एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मैडम हमें राजभाषा नीति के बारे में बताएंगे तथा कैसे हम आमजन को इसके अंदर सम्मिलित कर सकते हैं, दैनिक जीवन में इस राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। और मैं विशेष रूप से मुख्य अतिथि का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मैं अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे बीच पर आने की कृपा की। और मैं सभी साथियों को भी शामिल होने के लिए धन्यवाद देता हूँ, जो अपना सभी कामों से निवृत्त होकर इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय हम जैसे बताया गया है, हम हिंदी के प्रचार प्रसार को कैसे बढ़ा सकते हैं। और मुझे खुशी है कि हम उसी के संदर्भ में आज ये कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं, हिंदी के राजभाषा संवर्धन और प्रचार प्रसार के लिए। मैं श्री प्रवेश जी से निवेदन करता हूँ।
हार्दिक स्वागत कीजिए। अब मैं डॉक्टर डिमोस केंद्रियम जी से आग्रह करूंगा कि वो पुष्प भेंट कर हमारे आज के मुख्य अतिथि का अभिनंदन करें। अब मैं डॉक्टर उत्तम सेकिया वैज्ञानिक डी से आग्रह करूंगा कि वो हमारा एक मिशन चल रहा है, एक राष्ट्र एक मिशन प्लास्टिक प्रदूषण को अंत करने के लिए, तो इसके उपलक्ष्य में ये कपड़े का बैग है डॉक्टर उत्तम सेकिया द्वारा। आज का कार्यक्रम के अतिथि वक्ता श्रीमती असित कमल जी, वरिष्ठ हिंदी अधिकारी एवं सदस्य सचिव नाराका शिलंग और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण उत्तर पूर्वीय प्रादेशिक केंद्र की मेरे सहकर्मियों, आप सबको आज का हिंदी कार्यशाला में स्वागत है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आप लोग, जैसे कि आप लोगों सबको पता है और आप लोगों ने देखा भी है कि हाल ही में हम लोगों का जो पार्लियामेंट्री समिति द्वारा निरीक्षण किया गया था, तो उसमें और आप लोगों ने जैसे कि सबने देखा और किया भी है, कितने मेहनत किया, दिन रात मिलकर मेहनत किया, फिर भी जो रिजल्ट जो है हमारे जो मतलब एक्सपेक्टेशन के जैसे नहीं हुआ, तो इसके लिए हमें खेद है। और वो क्यों हुआ उसका कुछ हमारे तरफ से कुछ कमियां रह गया है, शायद इसीलिए नहीं हो पाया। तो हमारा कोशिश है कि हम उसको किस तरह से मतलब दूर करें और हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाए। इसी सिलसिले में तो हमारा ये कोशिश रहा कि जो 2025-26 का जो 2025-26 का जो भारत के जो राष्ट्रीय कार्य हिंदी में करने के लिए जो वार्षिक कार्यक्रम होता है, वो जो है हमारा जो एक्चुअल गाइडलाइंस है उसके हिसाब से अगर हम सारा का सारा जो कार्य करें तो क्या होगा कि हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। जो हमारा जो कमियां है वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो लेकिन इस मामले में हमें इतना जानकारी नहीं है कैसे इसको आगे बढ़ना है, कि बढ़ना है और उसमें क्या क्या कहा गया है और उसको हमारे तरफ से क्या क्या करना चाहिए। तो इसी सिलसिले में हमने एक हिंदी का कार्यशाला आज आयोजन किया गया है। और मुझे ये आप लोगों को बताते हुए खुशी हो रहा है कि इस साल हमने ऐसा किया है कि पूरा हर महीने का जो हिंदी का कार्यक्रम होगा उसका हमने एक वार्षिक कार्यक्रम बना लिया गया है कि हर महीने हमारा कार्यशाला होगा, अलग अलग मुद्दों पर होगा। तो और हमारा जो तिमाही का मीटिंग होगा वो भी हमने तय कर लिया है। हमारा जो है क्या बोलते हैं उसको, हिंदी पकौड़ा का भी जो डिटेल्स हमने वो कर लिया कि अभी मुझे लगता है कि इस साल हमारा जो हिंदी का जो बढ़ावा देने का जो कार्यक्रम है वो काफी अच्छी तरह से होना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों का, सब लोगों का जो मदद से, कंट्रीब्यूशन से हम ये अचीव कर पाएंगे। तो इस सिलसिले में हमारा जो पहला कार्यक्रम जो आज का है वो, जैसे मैंने भी बताया कि भारतीय हिंदी को जो कैसे बढ़ावा देने जो नीति है जो है उसके बारे में हमारे जो आज की जो प्रधान अतिथि और वक्ता जो हमारे टोली किया तो नाराकास के वरिष्ठ अधिकारी है, उनसे हम लोग सीखेंगे। और आप लोग से आग्रह है कि आप लोग ध्यान से सुने, अगर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जब वो है तो आप उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि उसको आगे हम जैसे कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसे तो जो राजभाषा नीति का जो वार्षिक कार्यक्रम है उसमें दिया गया है कुछ। शिलोंग में वरिष्ठ अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। आप पिछले लगभग 30 वर्षों से आसाम राइफल्स एवं राजभाषा हिंदी से जुड़ी हैं और शुरू से ही आपने शिलोंग नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का संचालन कराया है।
साथ ही समय के साथ इसकी गतिविधियों में लगातार वृद्धि भी की है। पिछले कुछ वर्षों से आप नाराकास प्रथम शिलोंग की सदस्य सचिव के पद को संभाल रहे हैं। आपको राजभाषा हिंदी से जुड़ी बातों एवं नियमों का व्यापक अनुभव एवं ज्ञान है, जिसका लाभ असम राइफल्स के अलावा अन्य केंद्रीय कार्यालयों को भी हिंदी कार्यशाला एवं अन्य माध्यमों से मिलता रहा है। तो अब मैं आज के मुख्य अतिथि वक्ता श्रीमती असित कमल जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो आए और राजभाषा नीति एवं कार्यान्वयन जो आज का हमारा विषय है उस पर हमारा मार्गदर्शन करें। तो सभी एक बार जोर से तालियां बजाइए, मैं इनका स्वागत कीजिए। तो शुरुआत जो है कहीं पे अब किसी ऑफिस में एकदम 0-1 के लेवल पे है और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो हम लोगों को हर किसी को 100% तक जाना है। तो जो जहाँ पे हैं वो पर्याप्त नहीं है, कहीं ना कुछ कमी है, तभी हमारी जो राजभाषा है सही मायने में राजभाषा पूरी तरह से बन पाएगी। नहीं तो अभी तक क्या होता है कि ज़्यादातर काम में हम लोग अंग्रेजी का सहारा लेते हैं और हिंदी सोच समझ करके थोड़ा कुछ हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है कि ये चलो हिंदी में कर लेते हैं। तो उस तरह से नहीं होना है, हम लोगों को हर काम में हिंदी को शामिल करना है और हिंदी में काम को बढ़ाना है। तो मैं थोड़ा शुरुआत में राजभाषा के बारे में बताती हूँ। जैसे कि मैंने वो लिया है कि आप सभी को पता होगा शायद कि राजभाषा जो बनाया गया है हिंदी को, तो वो संविधान के आधार पर बनाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। लेकिन उसमें कुछ शुरुआत में जो डिसीजन लिए गए थे वो इतने स्ट्रांगली नहीं दिए गए थे। ये तो सबके दिमाग में था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कि हाँ एक अपनी ही भाषा होगी, वो देश की भाषा होगी, इतना तो सबके मन में तय था। लेकिन वो फर्स्ट डे से शुरू हो जाएगी, इस तरह से लोग कॉन्फिडेंट नहीं थे कि फर्स्ट डे से हम हिंदी में सारा काम करना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए उन लोगों ने डिसाइड किया कि 15 साल का समय लेते हैं, जिस बीच में हम सारी तैयारी कर लेंगे, जो भी हमारी कमियां हैं वो सारी तैयारी कर लेंगे, प्रशिक्षण का काम पूरा कर लेंगे, अगर कुछ टेक्निकल जो टर्मिनोलॉजी वगैरह है वो सब हम तैयार कर लेंगे और हम फिर 15 साल के बाद पूरा काम कर पाएंगे। लेकिन खैर मतलब जो भी कह लीजिए, दुर्भाग्यवश 15 साल में वो काम पूरा नहीं हो सका और उस काम को लेकिन दिन पर दिन बढ़ाया जा रहा है और आगे हम लोग उम्मीद करते हैं कि जरूर उस दिन को हम देखेंगे जब हमारा पूरा काम हिंदी में होगा। तो हिंदी में जब हम काम करते हैं तो हमारी भाषा जो कोई भी अंक का इस्तेमाल करते हैं किसी टेबल में या किसी भी चीज़ में, उस समय आप इंटरनेशनल नंबर्स का इस्तेमाल कीजिए। इंटरनेशनल नंबर्स का इस्तेमाल कीजिए, देवनागरी के अंकों का इस्तेमाल मत कीजिए। जो हिंदी के अंक हैं, जिसको देवनागरी के अंक कह सकते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करना है ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी के हिसाब से। आपको इंटरनेशनल नंबर्स का, मैं बार बार इंटरनेशनल नंबर्स बोल रही हूँ, अंतर्राष्ट्रीय अंक बोल रही हूँ, है ना। क्यों? उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश के अंक, इंग्लिश के नंबर्स। वो इंग्लिश के नंबर्स नहीं है, वो इंग्लिश के नंबर्स नहीं है, हमारे वो भारतीय देवनागरी के ही अंक हैं, जो कि शुरुआत में हम लोगों का देश जो था बहुत ज़्यादा गणित के मामले में, मैथ्स के मामले में बहुत नंबर 1 था कह लीजिए, और उसकी वजह से हमारे जो अंक हैं वो धीरे धीरे फैल करके पूरे विश्व में इस्तेमाल किए गए। और तो शुरुआत जो हुई तो उस समय यही बोला गया कि राजभाषा हिंदी होगी और ये शुरुआत इसकी तब होगी जब राष्ट्रपति का आदेश जारी होगा इसके बारे में। तो राष्ट्रपति ने अलग अलग टाइम, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे राष्ट्रपति हमारे, तो उन्होंने 3 आदेश निकाले और हर आदेश के साथ उन्होंने कुछ काम हिंदी में करने के लिए आदेश जारी किए कि ये काम हमें हिंदी में करना है। इस तरह से हिंदी के काम को जोड़ा गया, मतलब प्रैक्टिकली शुरुआत हुई, बहुत छोटी सी शुरुआत कहेंगे। शुरुआत में जो काम बताया गया बस उतना ही काम किया जाता था।
और तीसरा जो है अनुच्छेद 343(3) में कि संविधान को संसद को एक अधिकार दिया गया कि राजभाषा के संबंध में नियम बना सकती है। तो इसी नियम बनाने के अधिकार के तहत उन्होंने राजभाषा अधिनियम 1963 बनाया, जिसको कि संविधान लागू होने के 15 साल के बाद लागू किया गया। 15 साल का जो समय दिया गया था कि अंग्रेजी में भी हम काम कर सकते हैं, उसके बाद इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1965 से। तो राजभाषा अधिनियम 1963 जो है यथा संशोधित 1967, इसमें कुछ जो मेन चीज़ें हैं उसको मैं बताती हूँ। धारा 3(3) सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। इसको मतलब किसी भी तरह से इसका उल्लंघन हम कर ही नहीं सकते, इस पर सबसे ज़्यादा आपत्ति होती है। इसमें 14 तरह के दस्तावेजों का जिक्र है कि वो निश्चित रूप से आपको बाइलिंगुअल इशू करना है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में इशू करना है इस तरह के लेटर्स। तो इसमें जैसे संकल्प और अधिसूचना वो हमारे ऑफिस में नहीं होता, वो मंत्रालय स्तर पे होता है। बाकी चीज़ें जो हैं आमतौर पे सामान्य आदेश, ज्ञापन, प्रशासनिक रिपोर्ट, प्रशासनिक या कोई भी रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट हम आगे भेजते हैं वो बाइलिंगुअल होना चाहिए। या संसद में कभी कोई वहाँ से कोई क्वेश्चन भेजा जाता है, उसका जवाब हम भेजते हैं, तो वहाँ राजभाषा अधिनियम में एक परिभाषा है जो हम लोगों की जानकारी के लिए जरूरी है कि पूरे भारत को 3 भागों में बांटा गया है, 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, कह सकते हैं हिंदी के आधार पर। क क्षेत्र, ख क्षेत्र, ग क्षेत्र। ख क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? पहले जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, जिनको हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं। वैसे अभी पूरे भारत को ही कह लीजिए हिंदी भाषी ही है, एक आध अपवाद छोड़ दे कोई थोड़ा रिमोट एरिया में, नहीं तो शहर में तो सभी हिंदी भाषी ही हैं। शहरों में अभी इतनी परेशानी नहीं है, जिसको कि हिंदी भाषी क्षेत्र भी कहते हैं वहाँ पर भी, लेकिन फिर भी रिमोट में थोड़ी दिक्कत है जहाँ पर। तो जो क क्षेत्र है वो पूरी तरह से हिंदी भाषी क्षेत्र माना गया है, जबकि वहाँ पे भी अपनी अपनी वहाँ की बोलियाँ हैं, डायलेक्ट्स हैं। कहीं पे भी किसी की मातृभाषा, जैसे हम लोग लिखते हैं कि मेरी मातृभाषा क्या है तो हिंदी है, लेकिन किसी की भी सही मायने में मातृभाषा हिंदी नहीं है, किसी की भी मातृभाषा हिंदी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग लिखते हैं मातृभाषा हिंदी है, क्योंकि हम लोगों की जो बोली है वो हिंदी से मिलती जुलती है। और हम लोग के घर में आमतौर पे हम लोग बोलचाल में उसको हिंदी को इस तरह से अपना चुके हैं कि हिंदी हम लोग अपनी मातृभाषा बोलते हैं। नियम 7 में क्या है कि आप अपना जो भी एप्लीकेशन कोई देते हैं या रिप्रेजेंटेशन देते हैं, अभ्यावेदन या रिप्रेजेंटेशन, तो कोई भी आवेदन, अभ्यावेदन या अपील कुछ करते हैं, डिपार्टमेंट में देते हैं, तो वो आप हिंदी में या इंग्लिश में किसी में भी कर सकते हैं। फिर वो ऑफिस की जिम्मेदारी है कि अगर मतलब उस लैंग्वेज में उनको प्रॉब्लम है तो करके ट्रांसलेशन करा के फिर उसका जवाब दें, लेकिन फिर उसी भाषा में जवाब देंगे जिस भाषा में एप्लीकेशन मिला है। नियम 8 है हिंदी टिप्पणी। अगर कोई तैयार करते हैं, हिंदी में टिप्पणी लिखते हैं, नोटिंग तैयार करते हैं, तो उनको ये नहीं बोला जाएगा कि आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन लेकर आइए, क्योंकि इस तरह से हम क्या करते हैं कि हिंदी में काम करने वालों को डिस्करेज कर रहे हैं। इसीलिए हिंदी में अगर कोई लिखता है तो उनसे इंग्लिश का ट्रांसलेशन नहीं मांगा जाएगा, और उसको फिर आगे जो ऑफिसर हैं उनकी मर्जी पे है कि वो आगे जो जवाब लिखते हैं वो अगर हिंदी में लिखने में सक्षम है तो लिखेंगे, और नहीं सक्षम है तो बात समझ करके फिर अपनी भाषा में वो जो भी हिंदी इंग्लिश जिसमें चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन दोबारा से इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं मांगेंगे। नियम 9 है, इसमें बताया गया है कि प्रवीणता प्राप्त किसे कहेंगे। तो ऑफिस में जो हिंदी में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं ऐसा माना जाता है, जिनके बारे में उनको 2 कैटेगरी में रखा गया है, एक कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त, एक प्रवीणता प्राप्त। तो प्रवीणता प्राप्त किसे कहेंगे, कोई बताएंगे? जिसने हिंदी माध्यम में 10th क्लास की हो।
या एक सब्जेक्ट के? में क्या है कि आपको व्यक्तिशः आदेश जारी करने, जो जो प्रवीणता, मान लीजिए आपके ऑफिस में 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदी में प्रवीण हैं, प्रवीणता प्राप्त हैं, तो उनके बारे हर साल एक आदेश निकालना चाहिए कि आज से आप सारा काम हिंदी में ही करेंगे। तो व्यक्तिशः आदेश, इंडिविजुअल ऑर्डर निकलना चाहिए जो भी प्रवीणता प्राप्त हैं उनके लिए। नियम 10 है कार्य साधन ज्ञान प्राप्त के बारे में। तो कार्य साधन ज्ञान प्राप्त किसको कहेंगे? जो 10वीं तक एक विषय हिंदी लेकर पढ़े हो, और या फिर जो हिंदी टीचिंग स्कीम की तरफ से प्रबोध प्रवीण प्राज्ञ होता है, ये प्राज्ञ तक का कोर्स कर लिया हो। या नहीं तो अगर कोई दावा करते हैं कि मैं प्रवीणता प्राप्त हूँ तो वो मान लिया जाएगा। रिटेन में अगर वो दावा करते हैं कि मैं प्रवीणता प्राप्त हूँ, मुझे उस लेवल का हिंदी का ज्ञान है, तो भी मान लिया जाता है। और कार्य साधक ज्ञान के साथ भी वही बात है कि अगर बोलता है कोई कि हाँ मुझे वर्किंग नॉलेज है हिंदी की, तो मान लिया जाता है। क्योंकि इसके लिए रोस्टर बनाना पड़ता है, हिंदी प्रशिक्षण का एक रोस्टर। 10(4) नियम 10(4) क्या है कि जिस ऑफिस में 80% से ज़्यादा लोग अगर हिंदी में कार्य साधक ज्ञान या प्रवीणता प्राप्त हो चुके हैं, तो ऐसे ऑफिस को अपने हेडक्वार्टर को लेकर भेजना चाहिए कि आप हमारे ऑफिस को अधिसूचित करा दीजिए। तो हेडक्वार्टर से फिर मिनिस्ट्री में लेटर जाएगा कि इस कार्यालय में 80% प्रशिक्षण का काम पूरा हो चुका है और इस कार्यालय को अधिसूचित कराना है। तो मिनिस्ट्री में लेकर भेजा जाएगा। तो पहले 80% प्रशिक्षण का काम पूरा करना है। 80% हो गए लोग ट्रेन हिंदी में, उसके बाद अधिसूचित कराना भी एक जिम्मेदारी है। वो भी इंस्पेक्शन के प्रोफॉर्मा में निश्चित रूप से रहता है हर बार। और नियम 11 क्या है? इसमें जो भी पॉलिसी से रिलेटेड जो भी बुक्स है आपके पास, मैनुअल, कोड वगैरह, वो सब बाइलिंगुअल होना चाहिए। जो कराते हैं, पब्लिश कराते हैं। और लेखन सामग्री यानी जो भी फाइल कवर है, लेटर हेड है या एनवेलप है, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा स्टेशनरी जो आप प्रिंट कराते हैं, तो वो बाइलिंगुअल होगा। रजिस्टर पर ऊपर में जो विषय लिखते हैं वो भी बाइलिंगुअल होना चाहिए, और फाइल कवर पर भी। और रजिस्टर के अंदर में भी जो फॉर्मेट होता है वो भी आपका बाइलिंगुअल होना चाहिए। केवल हिंदी भी करेंगे तो भी वो सही मायने में नियम के अनुरूप नहीं हुआ। कि केवल हिंदी में ही लिखा है मैंने, एंट्री चाहे आप किसी में भी कीजिए, हिंदी में कीजिए, इंग्लिश में कीजिए, हिंदी में कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फॉर्मेट जो है वो बाइलिंगुअल आपका होना चाहिए। जो भी नेम प्लेट है या नोटिस बोर्ड, इनकम्बेंसी बोर्ड, किसी भी तरह का कोई बोर्ड हो, वो भी बाइलिंगुअल होना चाहिए। आखिरी में नियम 12 प्रशासनिक प्रधान की जिम्मेदारी। इसके अनुसार क्या है कि जो भी हिंदी में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक प्रधान को दी जाती है। तो इसीलिए उनको चाहिए कि एक मतलब जांच बिंदु बना करके रखा जाए कि सारे काम अपनी जगह सही तरीके से, क्योंकि वो हर चीज़ को नहीं पर्सनली चेक कर सकते, इसीलिए जांच बिंदु बनाने का आदेश दिया जाता है प्रशासनिक प्रधान को कि वो जांच बिंदु सेट करें। जैसे कि अगर साइन बोर्ड बनाना है तो जो प्रिंट कराता है या पेंट करवाता है, तैयार करवाता है, ऐसा जो सेक्शन है आपका या ब्रांच है, उसको वो ऑर्डर देना चाहिए कि आपके पास जब तक कि बाइलिंगुअल मैटर ना आए तब तक आप मत बनवाइए, बाइलिंगुअल में ही बनाना है। अगर इंग्लिश में आया है तो उसका बाइलिंगुअल करके, हिंदी भी करके, फिर पहले हिंदी में लिख के फिर नीचे इंग्लिश लिख के, ऐसे आप तैयार करें। तो इस तरह से चेक पॉइंट्स उनको तैयार करना चाहिए। वार्षिक कार्यक्रम पर राजभाषा विभाग हर साल एक वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है और उसमें हम लोगों को एक लक्ष्य देता है
कि हिंदी में हम लोग को क्या क्या काम करना है और कितना काम करना है। तो सबसे पहले प्रशिक्षण पे आते हैं, क्योंकि काम हम तभी करेंगे जब हम प्रशिक्षण पहले पूरा कर लेंगे। तो पहले भाषा प्रशिक्षण, हिंदी भाषा प्रशिक्षण, टाइपिंग प्रशिक्षण, आशुलिपि प्रशिक्षण। आशुलिपि यानी स्टेनोग्राफी, जो पीए होते हैं उनके लिए ये कंपलसरी है सब कि वो ट्रेनिंग अपना पूरा करें। भाषा सबके लिए कंपलसरी है, और टाइपिंग के लिए जो भी कंप्यूटर में काम करते हैं उनके लिए कंपलसरी है। उनको हिंदी में टाइपिंग आनी चाहिए, नहीं तो फिर वो हिंदी में काम कैसे करेंगे। तो इस पे 100% का टारगेट है, मतलब इसके लिए एक भी कम नहीं, 100%। तो जितनी जल्दी हो सके ये तीनों प्रशिक्षण पूरा होना चाहिए। या किसी भी कार्यालय में जो लाइब्रेरी होता है, छोटा या बड़ा, अपने अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से रखते हैं। तो उसके लिए जो पैसा फंड अलॉटमेंट होता है उसका 50% हिंदी पुस्तकों की खरीद पर होना चाहिए खर्च। जबकि हिंदी पुस्तकें आपको पता है कि कम दाम में मिलती हैं और इंग्लिश बुक्स का दाम ज़्यादा होता है। लेकिन आपको बुक्स नहीं काउंट करना है कि 20 हिंदी के लिए 20 इंग्लिश के लिए, वो नहीं करना है। पैसा 50-50 खर्च करना है। हिंदी में पत्राचार, हिंदी में पत्राचार के लिए भी हम लोगों को गौर क्षेत्र में लक्ष्य रखा गया। पिछले साल तक 55% था, इस साल बढ़ाया गया इसको। अभी हम लोगों को 60% अपना काम हिंदी में करना है। धीरे धीरे इसको बढ़ा करके 100% तक ले जाना है। बहुत ऑफिस में ज़्यादा होता भी है, बीएसएफ वगैरह में हिंदी कॉरेस्पॉन्डेंस बहुत ज़्यादा होता है, मतलब लक्ष्य से बहुत ज़्यादा होता है। तो वो एक अलग बात है, जो हम लोग जो जहाँ हैं उससे आगे बढ़ने की जरूरत है। तो पत्राचार के लिए हमारे पास लक्ष्य है 60% का। तो हर 10 लेटर में 6 लेटर हिंदी के होने चाहिए। हिंदी में टिप्पणी लेखन, टिप्पणी लेखन यानी जो नोटशीट पे हम लोग नोटिंग जो तैयार करते हैं, तो इसके लिए लक्ष्य पहले था 30%, इसको थोड़ा बढ़ाया गया है, 35% किया गया है। तो 35% नोटिंग हिंदी में होना चाहिए। इसके अलावा है निरीक्षण। निरीक्षण भी जैसे आपका अगर क्षेत्रीय कार्यालय है तो आपके जो अधीनस्थ कार्यालय हैं उनका निरीक्षण आपको करना चाहिए कि वहाँ पे राजभाषा हिंदी का अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और यहाँ तक कि आपके ऑफिस में अगर अलग अलग सेक्शन हैं तो उन सेक्शन का भी निरीक्षण होना चाहिए, उनमें भी इंस्पेक्शन होना चाहिए कि हर जगह, जैसे कि स्टेशनरी का हो गया, फाइल कवर, रजिस्टर या कॉरेस्पॉन्डेंस का भी, तो सारा काम नियम के अनुरूप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो साल में एक बार सारे सेक्शन का भी इंस्पेक्शन होना चाहिए। यूनिकोड तो पहले से है ही, हर कंप्यूटर पर ये सुविधा होनी चाहिए यूनिकोड की, है ना, ताकि हिंदी में लोग आसानी से काम कर सकें। उस पर सुविधा ही नहीं है, इसीलिए कोई जानते बूझते भी नहीं कर पाए तो ये सही स्थिति नहीं होगी। इसीलिए हर कंप्यूटर पर यूनिकोड की सुविधा हो। इसके अलावा अगर वेबसाइट आपके यहाँ है क्या, वो तो हेडक्वार्टर से होता होगा ना। हाँ, वेबसाइट के लिए भी द्विभाषी का आदेश है। हिंदी में डिक्टेशन, जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उनके पास जो पीए होते हैं तो वो डिक्टेशन जो देते हैं जनरली इंग्लिश में देते हैं, तो उसके लिए भी है कि हिंदी में डिक्टेशन दें। और उसके लिए भी लक्ष्य रखा गया है 35% का। और हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए, खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे, इंसेंटिव स्कीम भी है। तो हिंदी में डिक्टेशन का 35% का टारगेट है। प्रकाशन, कुछ भी छोटा सा भी एक अगर कार्ड भी प्रिंट कराते हैं तो वो बाइलिंगुअल होना चाहिए। आप एक पेज में हिंदी एक पेज में इंग्लिश लिख लें या उसी में आगे पीछे लिखें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन पहले हिंदी हो और बाद में इंग्लिश हो और बाइलिंगुअल हो। चाहे कोई बुक निकालें या पैम्फलेट निकालें या कुछ भी न्यूज़लेटर निकालें, कुछ भी निकालें, पत्रिका निकालें, तो जो भी प्रिंट कराएंगे सब बाइलिंगुअल होना चाहिए।
और इसके अलावा क्या ऑर्डर है कि ऐसे अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिंदी में हो, इसके लिए भी है कि आपके जितने सेक्शन है उसमें 30% को ये आदेश दिया जाना चाहिए कि आप अपना पूरा काम हिंदी में करेंगे। पहले ये भी 25% का था इसमें टारगेट, तो अभी इसको भी बढ़ाया गया है। 30% अनुभागों में हिंदी में काम करने के लिए आदेश दिया जाना चाहिए। तो इसमें प्रशिक्षण के बारे तो आप लोगों को अंदाजा होगा, मेरे ख्याल से पहले आप लोगों ने प्रशिक्षण लिया होगा कि प्रबोध प्रवीण प्राप्य ये जब करते हैं तो परसेंटेज बेसिस पे तो इंसेंटिव रहता ही है, कैश अवार्ड रहता ही है। प्राप्ति पास करने के बाद 1 साल का इंक्रीमेंट भी मिलता है, तो वो एक प्रोत्साहन है। उसके अलावा टाइपिंग में भी, स्टेनोग्राफी में भी उसी तरह से है। लैंग्वेज मतलब तीनों ट्रेनिंग में आपको इंसेंटिव मिलता है। टाइपिंग ट्रेनिंग भी जो हमारे यहाँ करते हैं तो पास करने के बाद अगर परसेंटेज अच्छा है तो फिर वो कैश अवार्ड भी मिलेगा और 1 साल का इंक्रीमेंट तो मिलेगा ही, पास करने से भी मिलेगा। इसके बाद है कि हिंदी में जब काम करते हैं, पहले तो प्रशिक्षण पूरा कर लिया, आप हिंदी में काम कर रहे हैं, तो काम करने के लिए 2 तरह के हैं कि एक स्टाफ लेवल पे है नोटिंग ड्राफ्टिंग, हिंदी में नोटिंग ड्राफ्टिंग का इंसेंटिव स्कीम, और दूसरा है डिक्टेशन, हिंदी डिक्टेशन के लिए। तो नोटिंग ड्राफ्टिंग स्कीम में 1 साल के अंदर कितने लोगों को पुरस्कृत किया जा सकता है, कोई जानते? हर साल ऑफिस के 10 स्टाफ को कैश अवार्ड दिया जा सकता है। तो 5 लोगों को 3rd प्राइज, 3 लोगों को 2nd प्राइज और 2 लोगों को 1st प्राइज। इस तरह से टोटल 10 लोगों को पुरस्कृत किया जा सकता है, 1st प्राइज, 2nd प्राइज, 3rd प्राइज से। और ये करना ही चाहिए, मतलब इसके लिए बार बार सर्कुलर अलग से आता है कि अपने यहाँ ये टिप्पणी डालेगा, क्योंकि सब कुछ जितना भी कॉरेस्पॉन्डेंस है इसी के बेस्ड है। अगर 10 लोग भी करने लग गए तो काफ़ी कॉरेस्पॉन्डेंस हिंदी में हो सकता है। और इसके लिए एक शर्त क्या है कि साल में 10,000 शब्द हिंदी में लिखिए। मतलब ये नॉर्थ ईस्ट के लिए हम लोग गौ क्षेत्र वालों के लिए है। जो कुछ आदेश हैं वो है कि कोई भी विज्ञापन आप निकालते हैं तो जितना संभव हो आप हिंदी में ही निकालिए, इंग्लिश में कम से कम निकालिए, द्विभाषी भी ज़्यादा मत निकालिए, हिंदी में निकालिए, या कोई ज़रूरत हो ऐसी तो आप लोकल लैंग्वेज में निकालिए, लेकिन इंग्लिश में कम से कम निकालिए। और इंग्लिश में जब निकालेंगे तो साथ में हिंदी में निकालना ही पड़ेगा। अगर इंग्लिश में निकालना जरूरी है किसी वजह से तो फिर आपको हिंदी में साथ में निकालना पड़ेगा, द्विभाषी निकालना पड़ेगा। लेकिन केवल आप ओरिजिनल लैंग्वेज में निकालते हैं या केवल आप हिंदी में निकालते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से विज्ञापन में आप ज़्यादा खर्च कीजिए, 50% खर्च करना है एक्चुअली नियम के हिसाब से। जो भी पैसा आप खर्च करते हैं उसका 50% हिंदी पे कम से कम, और बाकी 50% में रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश। इसके अलावा है कि हिंदी के पद आपको बनाने हैं, तो ये तो क्वार्टर लेवल से होता है आमतौर पे। तो और कार्यशाला के लिए है कि हर तिमाही में एक बार आप करें पूर्ण कार्य दिवसीय, मतलब 8 घंटे का एक दिन माना जाता है। तो इस तरह से आपके लिए टारगेट हो गया पूरे साल के लिए 32 घंटे का। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 32 घंटे का वो कार्यशाला, क्योंकि अब एक दिन में पूरा नहीं कर पा रहे हैं, 8 घंटा नहीं दे पा रहे हैं, तो उसको 2 दिन में कर दीजिए, हाफ डे का 2 दिन, या अगर 2-2 घंटे का कर रहे हैं तो 4 दिन कर लीजिए। मतलब इस तरह से थोड़ा वो पीरियड लंबा होगा तो आप सही तरीके से, क्योंकि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हिंदी में काम करना। अभी तो जैसे कि राजभाषा नीति के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मेनली क्या है कि कार्यशाला का उद्देश्य ही तब पूरा होता है जब हम हिंदी में कुछ लिखें, क्योंकि असली दिक्कत हम लोग को लिखने में आती है। बोलने को तो हम लोग सभी बोलते हैं, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो हम लोग शुरुआत में जैसे आमतौर पर कोई कार्यशाला करते हैं तो शुरुआत में राजभाषा नीति
उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर ली और फिर थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस कर ली, तब जा कर के वो हमारा सही मायने में सफल होता है। तो 32 घंटे का इसका टारगेट होता है। और इसके अलावा हिंदी पखवाड़ा वो सितंबर माह में करना चाहिए। हिंदी दिवस हम लोग 14 सितंबर को मनाते हैं। तो अभी तो क्या है कि हर बार हम लोग विशेष कार्यक्रम में चले जाते हैं, तो उसके आगे या पीछे हम लोग कर सकते हैं हिंदी पखवाड़ा। कोई जरूरी नहीं कि बाद में ही करें, पहले भी कर सकते हैं। और इसके अलावा है राजभाषा विभाग ने एक NIC की मदद से एक जो टूल बनाया है, अनुवाद ट्रांसलेशन टूल कंठस्थ 2.0, इसको अपनाने के लिए बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है, क्योंकि ये अपना स्वदेशी टूल है। हम लोग गूगल या माइक्रोसॉफ्ट ये सब का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या है कि हमारा जो मैटर है वो इतना सेफ नहीं रहता। तो इसीलिए हम लोगों को अपने इस स्वदेशी टूल का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसमें साथ में सुविधा भी है कि आप जो भी उसमें टाइप ट्रांसलेट करेंगे वो जरूरी नहीं है कि आप मतलब वो पब्लिक हो जाए। आप चाहें तो उसको अपने लेवल पे रख सकते हैं और नहीं तो उसको पब्लिक भी कर सकते हैं, मतलब अपने कंट्री के अंदर, क्योंकि ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसेज के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज के लिए ही है। ये बाहर के लोग इस्तेमाल ही नहीं कर सकते इस ऐप को। मतलब आप मोबाइल वही वो तो मतलब यहाँ तक मतलब पिछली बार उन्होंने बोला था पिछली मीटिंग में, जो कंठस्थ वाले मीटिंग में, कि 500 पेजेस का कोई बुक हो वो भी वो कुछ मिनट में करके दे देता है। 500 पेज का मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। और वो पार्ट पार्ट में करना नहीं होता है, वो एक साथ में आप सेम फॉर्मेट में आपको रेडी मिल जाएगा। तो प्रैक्टिस से ही मतलब वो थोड़ा सा करते करते आपको पता चलेगा और वो आराम से कर सकते हैं। तो 100% एकदम एक्यूरेट नहीं है, जैसे गूगल भी नहीं है, तो ये भी अभी बढ़ रहा है, मतलब काफ़ी इम्प्रूव हुआ है पहले से। तो इसका 93% जैसा बोलते हैं कि करेक्ट है। तो आपको देखना तो एक बार पड़ेगा कि सब सही है कि नहीं आपके हिसाब से, क्योंकि जो आप कहना चाह रहे हैं कहीं कहीं, जैसे कि हम लोग के ऑफिस में क्या होता है, एब्रिविएशन बहुत चलता है। हाँ, STR लिख देंगे स्ट्रेंथ, तो अब वो उसको नहीं पकड़ पाएगा। अब एक बार उसकी मेमोरी में आप डाल देंगे कि STR को हम क्या समझ रहे हैं, तो वो अगली बार से समझ जाएगा। हाँ, उसकी मेमोरी में वो आ जाएगा, तो बस वो अगली बार से वो गलती नहीं करेगा, लेकिन पहली बार तो वो गलती करेगा। और आज से हम पूरी कोशिश करेंगे कि गृह मंत्रालय भारत सरकार का जो वार्षिक कार्यक्रम है 2025-26 का, उनका जो भी एक उद्देश्य है उस तक हम पहुंच सकें। जितना भी प्रतिशत उन्होंने दिया है उस तक पहुंच सके। आगे से जो भी संसदीय कोई समिति आएगी तो हम उनके सामने अच्छे तरीके से पेश हो सके। तो इसी के साथ अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर उत्तम सेकिया को आमंत्रित करना चाहूँगा और आग्रह करना चाहूँगा कि वो आए और आज का धन्यवाद ज्ञापन दे। सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर उत्तम सेकिया वैज्ञानिक डी आज की इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में विराजमान रही सम्मानीय श्रीमती असित कमल जी, वरिष्ठ हिंदी अधिकारी, महानिदेशालय असम राइफल्स एवं सदस्य सचिव नरकाश, शिलोंग का इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर शोभा बढ़ाने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। अपने अपना कीमती समय निकालकर हमें राजभाषा नीति एवं परिपालन के बारे में मार्गदर्शन किया। इसके साथ ही आज की कार्यशाला में उपस्थित इस कार्यालय की राजभाषा प्रभारी अधिकारी डॉक्टर विक्रमजीत सिन्हा एवं मेरे सभी साथीगण जिन्होंने इस कार्यशाला को सफल बनाया, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। हमें आज की कार्यशाला में राजभाषा हिंदी को कार्यरत स्तर पर बढ़ावा देने के लिए अपने आप को वचनबद्ध करना होगा कि हम अपना अधिक से अधिक कार्य अपनी राजभाषा में करें तथा उनके प्रचार प्रसार के लिए अपना योगदान दें। इसी के साथ ही मैं अपनी बात की विराम देना चाहता हूँ। एक बार आप सभी को आभार एवं